नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का सुहाना फ्री क्लासेस में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आज आप सभी लोगों के सामने उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक को लेकर, जो कि हमारा है राज्य एवं संघ क्षेत्र, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज। और जो भी बच्चे पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र से किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, जीटीसीएल, एलटी, ग्रेट नेट, जीआरएफ, वो सभी बच्चे मेरी वीडियोस को देख सकते हैं और अच्छी तरीके से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और यह जो भी प्रश्न मैं लेती हूँ वह घटना चक्र की बुक से लेती हूँ, और हर रोज़ मेरी यही प्रयास रहती है कि मैं एक टॉपिक को एमसीक्यू के माध्यम से आपको पूरी तरीके से याद करवा दूँ। और साथ ही साथ कोई कोई टॉपिक बड़ा होता है तो उसको में 2 दिन लग जाते हैं। और अगर आप लोग मेरी वीडियोस को और भी देखना चाहते हैं तो मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर रखी है, जहाँ पर हिस्ट्री, भारतीय इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र तथा फाइन आर्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक क्या है बच्चों? राज्य एवं संघ क्षेत्र। तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है। देखिए पहला प्रश्न है कि तेलंगाना विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? आपको यह बताना है कि तेलंगाना विधानसभा जो है उसमें कुल कितनी सीटें हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला है 121, दूसरा है 119, तीसरा 117 और चौथा है 90। और यह आपका 46 यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा, एक मिनट, 2015 में पूछा गया है। तो यह प्रश्न आपका कब पूछा गया है? 2015 में यूपी असिस्टेंट वाली प्रोफेसर परीक्षा में। तो आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, 119। तेलंगाना विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं। कितनी? 119। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। हम व्याख्या सहित आपको इसलिए पढ़ाते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, और व्याख्या में कुछ और भी ऐसे प्रश्न मिल जाते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए ये देखते हैं। तेलंगाना विधानसभा में कुल सीटों की संख्या है 120 है, जिसमें 119 निर्वाचित सदस्य के रूप में तथा एक सदस्य राज्यपाल द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय का मनोनीत किया जाता है। तो आपका कुल सीटें तेलंगाना विधानसभा में बच्चों 120 है, और लेकिन 119 जो सदस्य हैं वो निर्वाचित सदस्य हैं। उसमें से एक जानते हैं ना आप लोग, जो आंग्ल भारतीय सदस्य समुदाय से मनोनीत किया जाता है वह राज्यपाल द्वारा किया जाता है। यह सभी आप लोगों को पता होगा। तो उसमें से एक सदस्य आंग्ल भारतीय। यदि निर्वाचित सदस्य की बात की जाए तो बी आपका क्या सही उत्तर हो सकता है। आइए चलिए हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान लागू हुआ। यह प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ। और यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। पहला ऑप्शन है 26 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1956 को, 26 जनवरी 1957 को, या 15 अगस्त 1958 को। और यह आपका उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2017 में पूछा गया प्रश्न है। कब? 2017 में। और तो बताइए आपका इसका करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों। तो इसका करेक्ट आंसर है बच्चों सी, 26 जनवरी 1957 को। कब? सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर का संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो आप लोग बताइएगा। आर्टिकल 360 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। आगे देखते हैं। इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का एक अलग संविधान था। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में जम्मू कश्मीर का पूरा एक अलग ही संविधान था, कॉन्स्टिट्यूशन था, जो कि कब लागू हुआ था बच्चों? जो कि लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। तो इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया, जिसमें उनका खुद का एक अलग सी संविधान था, जो कि कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ। यहाँ देखिए 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति पर राष्ट्रपति द्वारा एक अधिसूचना जारी कर अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान करने वाले प्रावधानों को समाप्त कर दिया गया है। लेकिन यहाँ कब? 6 अगस्त 2019 को। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कब
कब डेट पूछी जा सकती, किस सन में या किस डेट में जो है 370 के तहत जो जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया गया। तो बताइएगा 6 अगस्त 2000 कब 19 में जो है या प्रावधान करके जो है अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा क्या कर दिया, समाप्त कर दिया गया। अतः अब जम्मू कश्मीर में भी जो है क्या भारत का संविधान लागू हो गया है। तो अब जम्मू कश्मीर का जो अलग से संविधान नहीं रह गया, जम्मू कश्मीर में भी जो है क्या भारत का संविधान लागू हो गया है। तो जो है ये इसको कब समाप्त किया गया, 6 अगस्त 2019 को, यह याद रखिएगा आप लोग। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है। कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में आपके कितनी बार जो पूछा है राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लागू किया गया है। यहाँ 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, 14, 11, 9 और 7। और यह प्रश्न आपका 46 यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका उत्तर बताना है। कब, 2015 में। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर है, यहाँ व्याख्या में देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश में अब तक कितनी बार, 10 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन 26 फरवरी 1968। कब, 26 फरवरी 25 फरवरी 1968 से 26 फरवरी 1969 तक लागू किया था। जबकि अंतिम बार राष्ट्रपति शासन 8 मार्च 2002 से 3 मई 2002 तक प्रभावी रहता था। दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। तो ऊपर जो विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका एक भी ऑप्शन सही नहीं था, क्योंकि 10 बार सिर्फ राष्ट्रपति शासन लगा था, ना कि 14 बार, ना 11 बार, ना 9 बार, ना 7 बार। और यहाँ से 2 प्रश्न और बन सकते हैं। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि उत्तर प्रदेश में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा। तो आप बताइएगा, 4 ऑप्शन अगर दिया रहेगा तो बताइएगा 25 फरवरी 1968 को पहली बार जो है उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा, और कब से कब तक रहा, 26 फरवरी 1969 तक। और यह भी पूछा जा सकता है, एक प्रश्न और बन सकता है कि अंतिम बार उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था। तो आप लोग बताइएगा 8 मार्च 2002 से, और कब तक प्रभावी रहा, जो है 3 मई 2002 तक। 8 मार्च 2002 से लेकर 3 मई 2002 तक। तो अंत दिए गए विकल्पों में कोई भी सही नहीं है। चलिए आइए अब हम अपने चौथे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न पूछ रहा है कि वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। आपको बताना है कि इस समय प्रेजेंट टाइम में भारत में कितने राज्य हैं यानी स्टेट्स हैं, और कितने जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 22 राज्य 9 केंद्र शासित प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है 21 राज्य 10 केंद्र शासित प्रदेश, और तीसरा ऑप्शन है 17 राज्य 11 केंद्र शासित प्रदेश, और चौथा ऑप्शन है कि 28 राज्य 7 केंद्र शासित प्रदेश। और यह प्रश्न आपका जो है पीजीटी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। कब, पीजीटी परीक्षा 2010 में। तो आपको करेक्ट आंसर बताना है कि आखिर जो प्रेजेंट टाइम में वर्तमान समय में भारत में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं, उसमें और अच्छी तरीके से आपको समझ में आएगा। प्रश्न काल में भारत में कुल 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। तो जो प्रश्न थे उसमें ऑप्शन में ये 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश दिया गया था। अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019, क्या, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के पारित होने के बाद वर्तमान में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, ना कि 7 हुए हैं। कितने हो गए, 8। तो वर्तमान में क्या है, भारत में कितने 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए हैं। कब, अगस्त 2019 में क्या पारित किया गया, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019। आइए चलिए कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ इस प्रकार है। पहला पॉइंट है आपका कि 22 जून 2014 को 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना राज्य का गठन होने से भारत में राज्यों की कुल संख्या 29 हो गई थी, परंतु जम्मू कश्मीर को राज्य से हटाकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नाम 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने से कुल राज्य 28 तथा 9 केंद्र शासित क्षेत्र हो गए।
तो 2 जून 2014 को क्या किया गया, जो आंध्र प्रदेश था उससे जो है तेलंगाना राज्य का क्या कर दिया गया, गठन कर दिया गया, जिससे भारत में राज्यों की संख्या 28 से कुल कितनी हो गई, 29 हो गई थी। लेकिन फिर जम्मू कश्मीर को जो है राज्य के दर्जे से हटाकर क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 केंद्र शासित क्षेत्र बनाने से क्या हो गया, 28 जो है आपके स्टेट्स हो गए और 9 जो है आपके केंद्र शासित क्षेत्र हो गए। आइए चलिए एक पॉइंट और है उसको देख लेते हैं। ध्यातव्य है कि 3 दिसंबर 2019, कब, 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नागर हवेली और दमन व दीव जो केंद्र शासित प्रदेशों का विलय विधेयक 2019 संसद में पारित हुआ। तो 3 दिसंबर 2019 को क्या हुआ बच्चों, 3 दिसंबर 2019 को दादरा एवं नागर हवेली और दूसरा क्या, दमन व दीव दोनों केंद्र शासित प्रदेशों का क्या विलय मिला दिया गया, विधेयक जो है रखा गया। 2019 संसद में जो है क्या किया गया, पारित किया गया है। कब पारित किया गया, तो यह प्रश्न आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में कि दमन व दीव और नगर और दादरा हवेली जो दादरा एवं नगर हवेली से संबंधित जो विधेयक जो है कब पारित किया गया संसद में, तो आप बताइएगा 3 दिसंबर 2019 को जो है क्या किया गया, पारित किया गया था। चलिए, यह विधेयक 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा एवं नगर हवेली और दमन और दीव का 26 जनवरी 2020 से विलय करता है। विलय के पश्चात इस नए केंद्र शासित प्रदेश का नाम दादरा एवं नगर हवेली और दमन व दीव होगा। अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। और फिर यहाँ देखिए लास्ट पॉइंट है आपका कि हैदराबाद को 10 साल के लिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी बनाया गया है। तो यहाँ शुरू से एक बार आपको और अच्छी तरीके से समझा देती हूँ। कई जो है विधेयक और वो सब लाए गए। तो 2 जून 2014 को बच्चों क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना का अलग राज्य को गठन कर दिया गया। कब, 2 जून 2014 को। यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कब जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग कर एक राज्य का दर्जा दिया गया, तो आप बताइएगा 2 जून 2014 को। और इससे क्या हो गया, भारत में कुल राज्यों की संख्या 28 से होकर 29 हो गई। फिर जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटाकर जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरीज बना देने से जो पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थे उससे बढ़कर आपके क्या हो गए, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। कितने, 9 यूनियन टेरिटरीज हो गए। फिर बच्चों 2 जून 2014 के बाद बच्चों 3 दिसंबर 2019 को क्या किया गया, एक विधेयक संसद में पारित किया जिसमें दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव दोनों 2 अलग अलग केंद्र शासित जो प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थे, उनका विलय करने का विधेयक पारित हुआ 2019 में, 3 दिसंबर 2019 में। और इसमें क्या किया गया, दादरा एवं नागर हवेली तथा दमन और दीव को जो है 26 जनवरी 2020 से क्या कर दिया गया, विलय कर दिया गया। कब, डेट यहाँ दी गई है। पारित कब किया गया था संसद में, 3 दिसंबर 2019 को, और विलय कब किया गया, 26 जनवरी 2020 को। और फिर इसके पश्चात जो है केंद्र शासित प्रदेश का दोनों का मिला के नाम हो गया दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव। इससे क्या हो गया कि आपके जो है सिर्फ 28 क्या रह गए, राज्य रह गए, और जो है 8 आपके सिर्फ जो है केंद्र शासित प्रदेश रह गए। और जो है इसमें से जो हैदराबाद है आपका, हैदराबाद लिख देती हूँ, इसको 10 साल के लिए जो ये आंध्र प्रदेश से जो है 2 जून 2014 को मैंने आपको बताया था ना, 2 जून 2014 को जो ये तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो इन दोनों का जो है संयुक्त राजधानी किसको बना दिया गया, सिर्फ 10 साल के लिए। किसको, हैदराबाद को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों का क्या बना दिया गया, राजधानी। आइए चलिए हम अपने 5वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 5वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में संघ शासित प्रदेश कितने हैं, यानी जो है यूनियन टेरिटरीज कितनी है। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए, 5, 6, 7, 8। और यह प्रश्न है आपका जो है UPGIC प्रवक्ता परीक्षा 2015 में पूछा गया प्रश्न है, आपको इसका उत्तर देना है। तो बताइए कितने संघ शासित प्रदेश हैं, तो आपका करेक्ट आंसर है C, 7। लेकिन अभी तो जो है 8 हो गए हैं। प्रश्न काल में भारत में कुल 7 संघ शासित प्रदेश थे, लेकिन वर्तमान में प्रेजेंट टाइम में बच्चों आपके कितने जो संघ शासित प्रदेश हैं, आपके 8। कितने, 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो आप बताइएगा कुल 8 संघ शासित प्रदेश हैं, ना कि 7।
उसमें जो है जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख 2 जो है केंद्र शासित प्रदेशों को जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर को जो है राज्य का दर्जा जो है 2019 में उस नहीं हटा दिया गया, समाप्त कर दिया गया 370 के प्रावधान को, और जो है उसे क्या जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख को क्या बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें से जो दमन और दीव और दादरा और नागर हवेली थे उन दोनों का विलय कर दिया गया 3 दिसंबर 2019 में इसका विधेयक पारित करके, और साथ ही साथ 26 जनवरी 2020 में विलय करके एक ही जो है केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, जिसकी वजह से सिर्फ और सिर्फ आपके 8 यूनियन टेरिटरीज होते हैं, ना कि 7। अब प्रेजेंट टाइम में तो इतने ही है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो आप उसका करेक्ट आंसर बताइएगा। यहाँ आपका 6वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था। किस राज्य को भारत में अपना संविधान निर्मित करने का अधिकार प्राप्त था। यहाँ आपका यूपी जीआईसी, यह प्रश्न आपका यूपी जीआईसी परीक्षा 2012 में पूछा गया प्रश्न है, और आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आपका ऑप्शन का नेम है, पहला मिजोरम, दूसरा है मेघालय, तीसरा है जम्मू और कश्मीर, और चौथा है नागालैंड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चों? आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर जरूर पता होगा। इस प्रश्न का उत्तर है सी, जम्मू कश्मीर। 2019 से पहले जो है जम्मू कश्मीर का अपना अलग से एक संविधान था, जो कि जो है 26 जनवरी 1957 को क्या हुआ था, वहाँ लागू हुआ था। लेकिन जो है अनुच्छेद 370 के प्रावधान के तहत जम्मू कश्मीर को एक अलग राज्य का दर्जा तो दिया गया था, लेकिन 2019 में उस जो है संसद में एक विधेयक पारित करके जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के द्वारा इस प्रावधान को हटा दिया गया। यहाँ देखिए दिया गया है इसका व्याख्या। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को किसका, विशेष राज्य का, मैंने बताया था ना विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। इसके तहत जम्मू कश्मीर का एक अलग से संविधान था, परंतु जो है 6 अगस्त 2019 का 6 अगस्त 2019 से जम्मू कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त कर वहाँ भी क्या भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया। आइए चलिए हम अब अपने 7वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 7वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक क्रम अनुसार बताना है जो कि सही है, जिससे भारतीय संघ में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो जो है जब पूर्ण राज्य का दर्जा जो प्राप्त हुआ गया है, दिया गया है इन चारों को, उसमें से सही क्रम आपको चूज करना है। पहला ऑप्शन है आपका सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा, नागालैंड। दूसरा है सिक्किम, हरियाणा, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, और तीसरा है नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और हरियाणा, और चौथा ऑप्शन है नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। और यह आपका जो है 2012 में यूपीजीआईसी प्रवक्ता में पूछा गया प्रश्न है। आपको जो है करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इधर देखिए, इसका करेक्ट आंसर है डी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम और फिर अरुणाचल प्रदेश। डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। यह क्रम अनुसार बिल्कुल सही है, जिससे भारतीय संघ में क्या पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। पहले किसको हुआ? नागालैंड, फिर हरियाणा, फिर सिक्किम, फिर अरुणाचल प्रदेश। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। यहाँ से आपके 4 प्रश्न और बन सकते हैं। कितने? 4 अलग अलग करके पूछा जा सकता है। अगर आपसे पूछा जाए नागालैंड का स्थापना वर्ष बताइए, तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? नागालैंड की। कब? वो भी 1963 में हुई। अब फिर उसके 3 साल बाद हरियाणा की स्थापना हुई 1966 में। कब? 1966 में। अगर आपसे पूछे कि हरियाणा की स्थापना कब हुई, तो 1966 में। तो पहले किसकी हुई? नागालैंड, फिर हरियाणा, उसके बाद आता है आपका सिक्किम की हुई। सिक्किम का कब? जो है 1975 में हुआ। और फिर आता है आपका अरुणाचल प्रदेश, जो कि 1987 में हुआ। तो नागालैंड का 1963 में, हरियाणा का 1966 में, और सिक्किम का 1975 में, और अरुणाचल प्रदेश का 1987 में। ये इनके क्या है? स्थापना वर्ष है, और यही आपका क्या है? सही क्रम अनुसार है। आइए चलिए हम अपने 8वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 8वां प्रश्न है कि यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए। इसमें पूछा गया है कि अगर जो भारतीय संघ है हमारा, उसमें एक नए राज्य का सृजन करना हो, बनाना हो, तो 4 अनुसूचियां दी गई हैं। इसमें से किसमें जो है संशोधन करना होगा, जिससे जो है नए राज्य का सृजन हो सके। यहाँ पहला ऑप्शन है पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, या तीसरी, या 5वीं। और यह प्रश्न रिसेंट में आपका 2021 में पीजीटी परीक्षा में
पूछा गया है यूपी पीजीटी परीक्षा में, आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा ए। पहली अनुसूची में आपको जो है संशोधन करना होगा, जिससे आप भारतीय संघ में नए राज्य का क्या कर सकते हैं, सृजन करना होगा। तो पहली अनुसूची बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आइए देखिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारतीय संघ में किसी नए राज्य के सृजन के पश्चात पहली अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। तो अनुसूची में 1 में क्या है, यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि पहली अनुसूची में आपका क्या आता है, तो बताइएगा। अनुसूची 1 में भारतीय संघ में शामिल राज्य एवं राज्य क्षेत्र, उनके राज्य क्षेत्र दिए गए हैं। नए राज्य के सृजन के पश्चात अनुसूची 1 में संशोधन कर उसके नाम एवं राज्य क्षेत्र का क्या कर दिया जाता है, उल्लेख किया जाता है। तो जब नए राज्य का सृजन किया जाता है तो अनुच्छेद 1 में जो है संशोधन किया जाता है, उसमें जो है आपका जो है नए राज्य एवं राज्य क्षेत्र का जो है नाम क्या है, उल्लेख किया जाता है संशोधन कर। यदि उस राज्य को राज्यसभा में भी प्रतिनिधित्व सीट दिया जाना हो तो तब अनुसूची 4 में भी संशोधन करना पड़ेगा। तो जो अगर वह जो राज्य का सृजन अगर हम करते हैं, जो राज्य मैंने आपको बताया है, अगर अनुसूची 1 के तहत संशोधन करते हैं तो अगर उस राज्य को राज्यसभा में भी अगर आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हैं, प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, सीट देना चाहते हैं, तो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व देने के लिए आपको अनुसूची किसमें, 4 में भी संशोधन करना होगा। या आपका यहाँ से दूसरा प्रश्न बन सकता है कि राज्यसभा में संशोधन रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व देने के लिए जो नए राज्य का सृजन करते हैं तो किसमें जो है किस अनुसूची में आपको संशोधन करना होगा, तो बताइएगा। अनुसूची 4 में हमें क्या करना होगा, संशोधन करना होगा। आइए चलिए हम अपने 9वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 9वां प्रश्न है कि भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा था। आपको बताना है कि भाषा के आधार पर बनाया गया पहला राज्य या स्टेट कौन सा था। यहाँ आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश। और यह आपका रिसेंट में यूपी जीआईसी परीक्षा 2020 में, कब 2020 में पूछा गया प्रश्न है। आपको करेक्ट आंसर बताना है कि क्या होगा। तो यहाँ देखिए बच्चों, आपका करेक्ट आंसर है डी, आंध्र प्रदेश। भाषाई आधार पर यही पहला राज्य आपका बना था भारत का। चलिए आइए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में भाषाई आधार पर बनाया गया पहला राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश है। तेलुगु भाषा के लिए कौन सी भाषा के लिए, तेलुगु भाषा के लिए आपका, जिसे यहाँ देखिए तेलुगु भाषा के लिए 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का गठन किया गया था। तो जो तेलुगु भाषा के लोग थे, ये आंध्र प्रदेश में रहते हैं ना, तो उनके लिए जो है 1 अक्टूबर 1953 को इस राज्य का क्या, आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि कब आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था, तो आप बताइएगा। 4 ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का क्या किया गया था, गठन कर दिया गया था। आइए चलिए हम अपने 10वें प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि भारत में राज्यों का भाषा के आधार पर पुनर्गठन कब किया गया। जो राज्य थे तो उसको भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेस पर उनका पुनर्गठन कब किया गया। और यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है 1954, दूसरा है 1967, तीसरा है 1955 और चौथा है 1976। और यह आपका जो है टीजीटी परीक्षा 2003 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या होगा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर, यहाँ व्याख्या को देख लेते हैं जिसको आपको और अच्छी तरीके से समझ आएगा। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, जब भारत जो है हमारा स्वतंत्र हो गया, जो केंद्र सरकार ने राज्यों को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि केंद्र सरकार ने किस आयोग का गठन किया जो है राज्य को भाषाई आधार पर पुनर्गठन करने के लिए, तो बताइएगा राज्य पुनर्गठन आयोग। और यह 29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि कब जो है प्रथम राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ और किसकी अध्यक्षता में, तो बताइएगा। 29 दिसंबर 1953 को न्यायाधीश कौन से, फजल अली, कौन, फजल अली की जो है अध्यक्षता में प्रथम बार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। इस आयोग ने बच्चों 30 सितंबर 1955 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब सौंपी, तो बताइएगा आप लोग जो है
30 सितंबर 1955 को राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में, कब 1956 में नए राज्यों का निर्माण हुआ और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित राज्य बने। कितने? 1956 में। कब? 1956 में नए राज्यों का इस रिपोर्ट के आधार पर जो है निर्माण हुआ। तो एक प्रश्न और आपका यहाँ बन सकता है कि नए राज्यों का निर्माण कब हुआ, तो आप बताइएगा 1956 में। और उस समय कितने राज्यों और कितने केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ जब राज्य पुनर्गठन आयोग की जो है रिपोर्ट आई, तो आप बताइएगा 14 राज्यों की और 6 केंद्र शासित प्रदेश राज्य बने, या 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित राज्य बने। आइए चलिए हम अपने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी देख लेते हैं एक बार। पहला पॉइंट है आपका कि वर्ष 2000 में उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़ राज्य अस्तित्व में आए। तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है कि वर्ष 2000 में कौन, 4 ऑप्शन दे सकता है, आपसे पूछा जाता है कि वर्ष 2000 में इसमें से कौन से राज्य अस्तित्व में आए। तो यहाँ आपके 3 राज्य दिए गए, उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़। उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों आपके क्या आए? अस्तित्व में आए वर्ष 2000 में। कब? वर्ष 2000 में। आइए अपने दूसरे पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा पॉइंट है कि 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग कर तेलंगाना को भारत का 29वां राज्य बनाया गया, परंतु अगस्त 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित कर उसे जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख नामक 2 केंद्र शासित प्रदेश में वर्गीकृत कर दिया गया। फिर 26 नवंबर 2019 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा लोकसभा में दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेशों का क्या विलय विधेयक 2019 प्रस्तुत किया गया। इस विधेयक को लोकसभा द्वारा 27 सितंबर 2019 को एवं राज्यसभा द्वारा 3 सितंबर 2019 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा 2 केंद्र शासित प्रदेशों दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव को आपस में विलय करके एक कर दिया गया, जिसका नाम था दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव नामक एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। और वर्तमान समय में कुल कितने? 28 राज्य हैं तथा जो है आपके 8 कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, यानी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो आइए, वैसे तो मैंने आपको ऊपर अच्छी तरीके से समझा ही दिया था, फिर भी एक बार आपको और अच्छी तरीके से समझा देती हूँ जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। पहले क्या हुआ, वर्ष 2000 में आपका जो है उत्तराखंड, झारखंड और छत्तीसगढ़, ये तीनों राज्य क्या है आपके अस्तित्व में आए। ठीक है। फिर 2 जून 2014 में क्या हुआ कि आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को एक नए राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है बच्चों। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया, जो कि 2019 में पारित किया गया। साथ ही साथ जम्मू और कश्मीर जो कि एक जो है राज्य का दर्जा उसको दिया गया था, उसको क्या कर दिया गया, 2 केंद्र शासित प्रदेशों में वर्गीकृत कर दिया गया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख, 2 जो है यूनियन टेरिटरीज बन गई। और फिर 26 दिसंबर, यहाँ देखिए, फिर बच्चों आपका क्या हुआ, फिर क्या हुआ 26 नवंबर 2019 को जो गृह मंत्री आपके हैं अमित शाह जी, उन्होंने लोकसभा में जो है जो दादरा और नागर हवेली थी तथा दमन और दीव, ये दोनों केंद्र शासित अलग अलग प्रदेश थे, यूनियन टेरिटरीज थे, दोनों का जो है एक में विलय कर दिया। उसका विधेयक लाया गया 26 नवंबर 2019 को अमित शाह ने प्रस्तुत किया। फिर 2019 में यह प्रस्तुति हुई, लेकिन इस विधेयक को लोकसभा में कब पारित हुआ, 26 नवंबर को अमित शाह जी ने जो है इसको रखा और 27 नवंबर 2019 को उसके एक दिन बाद यह लोकसभा में पारित हुआ। और 3 दिसंबर 2019 को यह राज्यसभा में पारित हुआ। इस अधिनियम के द्वारा ये जो 2 केंद्र शासित प्रदेश थे दादरा और नागर हवेली तथा दमन दीव एक हो गए और दादरा और नागर हवेली तथा दमन और दीव नामक का सिर्फ एक केंद्र शासित प्रदेश बन गया। समझ में आया यहाँ तक आपको। और फिर उसके बाद सिर्फ 28 स्टेट्स रह गए आपके, कितने? 28 स्टेट्स रह गए और जो है 8 आपके जो है क्या रह गए, यूनियन टेरिटरीज। क्या? यूनियन टेरिटरीज आपकी रह गई। चलिए आइए अब हम अपने दूसरे प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी का क्या नाम है, और यह प्रश्न आपका टीजीटी परीक्षा 2008 में पूछा गया प्रश्न है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है, ईटानगर, एंजल या पोर्ट ब्लेयर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसमें से आपका कोई भी लक्षद्वीप की राजधानी नहीं है।
आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। लक्षद्वीप भारत के दक्षिण पश्चिम में दक्षिण पश्चिम में हिंद महासागर में स्थित एक भारतीय क्या है, द्वीप समूह है। इसकी राजधानी आपका कवरत्ती है। क्या है, कवरत्ती है। लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, कवरत्ती है। और यह जो है दक्षिण पश्चिम में जो है हिंद महासागर में एक भारतीय द्वीप समूह है। इसके कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। पहला पॉइंट है आपका कि समस्त केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप क्या है, सबसे छोटा है। एक प्रश्न और बन सकता है कि सभी यूनियन टेरिटरीज में सबसे छोटा कौन सा जो है तो बताइएगा। 4 ऑप्शन अगर दे दिया जाए तो बताइएगा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप भारत की मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पश्चिम दिशा में अरब सागर में अवस्थित है। यहाँ से एक प्रश्न और कि लक्षद्वीप भारत से कितने किलोमीटर दूर है तो बताइएगा 300 किलोमीटर दूर पश्चिम की दिशा में जो है अरब सागर में अवस्थित है। और जो है यह आपका देखिए एक प्रश्न और बन सकता है कि पोर्ट ब्लेयर जो है यह अंडमान और निकोबार की राजधानी है। अगर आपसे पूछा जाए कि अंडमान और निकोबार की राजधानी क्या है तो बताइएगा पोर्ट ब्लेयर। जबकि आइजॉल जो है आपका यह मिजोरम, आइजॉल आपकी मिजोरम की राजधानी है। दूसरा प्रश्न बन सकता है कि मिजोरम की राजधानी क्या है तो बताइएगा आइजॉल। और ईटानगर जो आपका ऑप्शन में दिया गया था यह तो आपका अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। किसकी, अरुणाचल प्रदेश की। यहाँ से तीसरा प्रश्न बन सकता है। और जो है जो लक्षद्वीप की राजधानी आपकी क्या है, कवरत्ती है। आइए आपका 12वां प्रश्न है कि जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की। यह प्रश्न पूछा गया है और यूपीजीआईसी 2020 में। कब, 2020 में यह प्रश्न को पूछा गया है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है आपका कि 9 अगस्त 2019 को, 10 अगस्त 2019 को, या 11 अगस्त 2019 को, या 12 अगस्त 2019 को। इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो राष्ट्रपति ने किस तिथि को स्वीकृति प्रदान की थी तो ए ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट है। 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने जो है जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को क्या स्वीकृति प्रदान की थी। यहाँ देखिए इसकी व्याख्या दी गई है। जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 को क्या 2019 को तो 9 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने अपनी स्वीकृति जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को प्रदान किया तथा जो है 31 अक्टूबर 2019 को यह लागू हुआ। कब लागू हुआ, यह भी एक प्रश्न पूछा जा सकता है कि यह कब लागू हुआ तो 31 अक्टूबर 2019 को। और जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित राज्यों में क्या विभक्त करने के लिए जम्मू कश्मीर पुनर्गठन विधेयक 2019 लोकसभा द्वारा 5 अगस्त 2019 तथा राज्यसभा द्वारा 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया था। तो यहाँ आपका एक प्रश्न और बन सकता है। पहले तो यह था कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया तो राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब दी गई तो बताइएगा जो है 6 अगस्त 2019 को, नहीं सॉरी 9 अगस्त 2019 को जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है आपकी स्वीकृति दी गई थी जो है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम को। और जो है इसको लागू कब किया गया तो 31 अक्टूबर 2019 में लागू किया गया ये। लेकिन जब बात आई कि जम्मू कश्मीर को 2 संघ शासित प्रदेशों में विभक्त करने के लिए तो लोकसभा में यह 5 अगस्त 2019 को जो है पारित किया गया और जबकि राज्यसभा में 6 अगस्त 2019 को पारित किया गया यह जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम। अब यहाँ देखिए जम्मू कश्मीर के जो पुनर्गठन के बाद यहाँ आपके सिर्फ 28 राज्य रह गए और जो है 8 आपके सिर्फ जो है यूनियन टेरिटरीज यानी संघ शासित प्रदेश रह गए। यहाँ आपका 13वां प्रश्न पूछा गया है कि किन 2 भाषाओं का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है। यह बोला है, यहाँ कई बार बच्चे एग्जाम्स में गलत कर देते, प्रश्नों को पूरी तरीके से नहीं पढ़ते, इसमें बोला है नहीं होता है। और यह आपका 2004 में टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। पहला ऑप्शन है आपका कि सिंधी और संस्कृत, या सिंधी और अंग्रेजी, या पंजाबी और उर्दू, या तमिल और कश्मीरी। तो इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो बच्चों इन चारों में से आपका करेक्ट आंसर है सिंधी और संस्कृत। इन दोनों का कहीं भी जो है इस्तेमाल नहीं होता है भारत के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी हिस्से में। ठीक है, सिंधी और संस्कृत का कहीं भी जो है उपयोग नहीं किया जाता है। आइए चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। सिंधी तथा संस्कृत भाषा का उपयोग भारत के किसी भी हिस्से में भाषाओं के रूप में नहीं होता है, भाषा के रूप में नहीं होता है। यहाँ देख लीजिए यह दोनों ही भाषाएं 8वीं अनुसूची में, किस 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं में सम्मिलित हैं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य कुछ देख लेते हैं।
अनुच्छेद 343(1) के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। यहाँ से एक और प्रश्न और बन सकता है कि किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा क्या है आपकी, हिंदी है और लिपि देवनागरी है, तो बताइएगा। अनुच्छेद 343(1) के तहत ऐसा है। आइए चलिए, दूसरा पॉइंट आपका बोला गया है कि दूसरा प्रश्न बोल रहा है कि दूसरा पॉइंट की अनुच्छेद 345 राज्य की राजभाषा और राजभाषा संबंधी उपबंध करता है। कौन सा? तो अनुच्छेद 345 के तहत आपका क्या आता है, अगर आपसे पूछा जाए तो बताइएगा। राज्य की राजभाषा तथा राजभाषाओं संबंधी उपबंध करता है। यहाँ आपका तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 345 के अनुसार अनुच्छेद 346 दो राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच त्रासदी की राजभाषा और अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष उपबंध के प्रावधानों के अधीन रहते हुए किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक को या हिंदी को उस राज्य के शासकीय प्रयोजन में प्रयुक्त भाषा के रूप में अंगीकार कर सकेगा। तो आशा करती हूँ यह समझ में आया होगा आपको। फिर से आपको समझाती हूँ कि 345 के अनुसार और अनुच्छेद 346 के अनुसार और अनुच्छेद 347 के अनुसार, अनुच्छेद 347 और 346 के अंदर क्या आता है? 346 के अंदर ये है कि दो राज्यों के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच त्रासदी की राजभाषा, और अनुच्छेद 347 के अंदर आता है कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा संबंधी विशेष उपबंध किसमें आते हैं? अनुच्छेद 347। इन प्रावधानों के अधीन रहते हुए जो राज्य का विधानमंडल होगा वह जो है विधि द्वारा जो है उस राज्य में प्रयोग की जाने वाली भाषाओं में से किसी एक को या अधिक को या फिर हिंदी को उस शासकीय प्रयोजक में प्रयुक्त भाषा के रूप में ले सकता है या अंगीकार कर सकेगा। और यहाँ आपका आता है अनुच्छेद 351 के प्रावधान के अनुसार संघ का कर्तव्य है कि वह हिंदी का प्रसार बढ़ाए। तो 351 के अंतर्गत क्या आता है कि संघ का आपका कर्तव्य है कि वो हिंदी का क्या बढ़ाए? प्रसार बढ़ाए, तथा मुख्यतः संस्कृत और अन्य गौर भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी समृद्धि क्या करें? सुनिश्चित करें। तो आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा मेरे प्रश्न, और जो है मुझसे अगर कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। और मैंने आपको अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है कि क्या है और कैसे है। और यहाँ पर आपका संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित सारे प्रश्न समाप्त होते हैं। कृपया करके मेरी वीडियोज़ को देखा करें पूरा, और जो है मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू आप सभी लोगों का।